हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स जो कि बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का है। आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन श्योरली आपके सेम होने वाले हैं। एंड ये 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम कवर कर रहे हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ऑलरेडी हमने 62 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है इनकम टैक्स का, वहाँ से भी जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। एंड आज हमारा तीसरा वीडियो है। 63 क्वेश्चन से हम आगे क्वेश्चन कवर करेंगे जहाँ तक हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है 63 नंबर का, ए पर्क इज, जो पर्क होता है ये क्या होता है बेसिकली। तो ये एक फैसिलिटी है जो कि प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर को टू एम्प्लॉय। तो आपका ऑप्शन जो है ये बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाई एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है जो फैसिलिटी, उसे ही पर्क कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें आपका कि परक्यूजिट्स जो होते हैं टू एम्प्लॉयज आर कवर्ड इन द आईटी एक्ट 1961 के कौन से सेक्शन में जो है परक्यूजिट्स को जो है कवर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सेक्शन 17B में कवर होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। 17B में जो है आईटी, जो परक्यूजिट्स के आईटी एक्ट 1961 में जो कवर हुए हैं, सेक्शन 17B में कवर किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन्स टू एम्प्लॉयर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लेंडिंग रेट्स। कौन से मतलब बैंक के रेट पर इनको एम्प्लॉयज को जो है इंटरेस्ट फ्री कंसेशन दिया जाता है। तो सेम पर्पज ऑफ वो एसबीआई से रिलेटेड होता है, एसबीआई रेट से रिलेटेड होता है, या फिर आरबीआई से रेट से जो रिलेटेड होता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट से, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के रेट से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए, एसबीआई के रेट से मोस्ट ऑफ द जो है मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयर को जो है इस वैल्यू पर इंटरेस्ट फ्री कंसेशन दिया जाता है। लोन वगैरह जो होता है एसबीआई के रेट पर ही दिया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एसबीआई का फुल फॉर्म आया होगा, आपको सबको पता होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कॉमन सा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एन एम्प्लॉय इज डीम्ड एज स्पेसिफिक एम्प्लॉय। वो डीम्ड है स्पेसिफिक एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है इफ ही इज अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। अगर वो डायरेक्टर ऑफ ए किसी कंपनी का डायरेक्टर है और ए सब्सटेनल इन कंपनी और हिज चार्जेबल सैलरी पर एनम एक्सीड, उसका पर एनम सैलरी जो है वो एक्सीड करता है कितने रुपए तक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा 50,000 तक। क्या कह रहा है एम्प्लॉय को, मतलब अगर वो स्पेसिफिक एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आता है एंड वो डायरेक्टर ऑफ कंपनी है एंड वो कंपनी को चला रहा है, मतलब तो उस पर कितना डीम होना चाहिए, मतलब कितना उसे छूट मिलना चाहिए। तो उसे जो है पर एनम एक्सीड 50,000 तक का जो है डीम्ड रहना चाहिए, छूट मिलना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस टाइप क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो है वैल्यू जो होता है रेंट फ्री एकोमोडेशन का इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी टैक्सेबल अप टू कितने रुपए तक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी 7.5 ऑफ एम्प्लॉय सैलरी का जो होता है ये वैल्यू जो है रेंट फ्री एकोमोडेशन के केस में होता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में होता है, ये जो है प्राइवेट जो सेक्टर में जॉब करते हैं उनके लिए नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन ए हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉय इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद अबव 25 लाख पॉपुलेशन इज। अगर वो अगर मतलब जो अलाउंस मिलता है, एक जो वैल्यू फ्री एकोमोडेशन होता है, अगर ओन करता है कोई एम्प्लॉयर एंड वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और जिस सिटी में वो रह रहा है उसकी पॉपुलेशन 25 लाख रुपए तक है, तो उसकी सैलरी का कितना उसको जो है देना पड़ेगा उसके लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 68 का ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 60 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 15% ऑफ एम्प्लॉय रेट से जो है उसका जो है सैलरी जो है कटेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑफ आरपीएफ बैलेंस इज एग्जाम्ड अप टू। इंटरेस्ट है आरपीएफ जो है बैलेंस पर कितने % तक एग्जाम्ड है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 9.5 तक एग्जाम्ड है, उसके बाद आपको देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज एग्जाम्ड अप टू। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इस बार पूछ रहा है आरपीएफ पर कितने % तक उनकी सैलरी का एग्जाम्ड होता है। तो 12% ऑफ हिज सैलरी इज एग्जाम्ड टू कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इनकम ऑफ प्रीवियस इज चार्जेबल टू टैक्स इन द, वो
किस में होता है, तो इमीडिएटली सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर में जो है इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल इन टू टैक्स इन इमीडिएट, जो आपका सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर होता है, मतलब इस ईयर में आपने पैसा कमाया तो अगले ईयर में जो है आपको पैसा जमा करना होगा, मतलब उसका टैक्स देना होगा, ये आपसे कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 72 नंबर का कि द इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ए नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इज, अगर मतलब इंटरेस्ट है लोन पर, पेड किया रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो जो व्यक्ति है वो पे कर रहा है वो नॉन रेजिडेंट है, तो क्या उस पर वो टैक्सेबल होगा इंडिया में, उसका जो है पैसा लोन जो लिया है उनने, या फिर पार्टली टैक्सेबल होगा, कांट से कुछ नहीं कहा सकता है। तो 72 का आपका ऑप्शन एक हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट लोन जो है पेड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नॉन रेजिडेंट अगर है, तो बेसिकली अगर नॉन रेजिडेंट है, एनआर है, तो वो इंडिया में क्यों टैक्स जो है सबमिट करेगा, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सैलरी रिम्यूनरेशन ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड बाय पार्टनर्स इज टैक्सेबल अंडर द हेड, जो सैलरी है पार्टनर का, ये जो 5 हेड ऑफ इनकम है, इनमें से कौन से हेड ऑफ इनकम में जो है जाता है, तो 73 का आपका ऑप्शन जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस में चले जाता है, पीजीपीटी में चले जाता है, पार्टनर वाले में, ये सैलरी में नहीं जाता है। जो पार्टनर वगैरह एक साथ पार्टनर मिलके कोई बिजनेस रन करते हैं, तो वो उनकी सैलरी को जो है पीजीपीटी में माना जाता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में माना जाता है, उनका जो है सैलरी जो है सैलरी में काउंट नहीं होता है। सैलरी बेसिकली जो कोई गवर्नमेंट अगर अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहा है, या फिर प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनियां हैं वो अपने गवर्नमेंट जो अपने एम्प्लॉयर को दे रही हैं, तो वो सब सैलरी में आता है। किसी को आप काम पे रखे हैं तो वो सैलरी में आता है, बाकी ये सारी चीज़ें जो है सैलरी में नहीं आती हैं। एंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी रिसीव्ड बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज ऑफ लोकल अथॉरिटी है, तो वो जो है कैसा रहेगा, पार्टली एग्जम्प्ट रहेगा, हाफ एग्जम्प्ट रहेगा, फुली एग्जम्प्ट रहेगा, तो 74 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फुली एग्जम्प्ट। वो अगर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, मतलब किसी का जो है डेथ हो गया तो उस पे जो ग्रेजुएटी रिसीव किया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, या फिर जो आपके एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी होते हैं वो फुली एग्जम्प्ट होते हैं, उन पर टैक्स नहीं लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है 75 नंबर का कि अंडर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स जो एक्ट है इसके अंतर्गत जो 15 नंबर का सेक्शन है, कह रहा है सैलरी ड्यू इन प्रीवियस ईयर एंड इफ इट इज नॉट रिसीव्ड, अगर रिसीव किया गया हो या रिसीव नहीं किया गया हो, ड्यू कर दिया गया हो, लेकिन फिर भी वो टैक्सेबल आपका होगा किसी भी कंडीशन में, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एसएससी कैन क्लेम रिलीफ अंडर, जो एसएससी है ये रिलीफ को क्लेम कर सकता है कौन से सेक्शन के अंतर्गत, फॉर एरियाज ऑफ एडवांस जो सैलरी होता है उसको कौन से सेक्शन के अंतर्गत वो ले सकता है, तो 76 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 89 ए के अंतर्गत जो है उसको वो ले सकता है, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट जो है ये कौन से साल में फोर्स में आया, ये आपसे पूछ रहा है, तो 77 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1972 में ये फोर्स में आया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम इज अलाउड अंडर सेक्शन 80C अप टू लोअर टू द क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ, कौन से अमाउंट क्वालिफाई करने के बाद जो है वो डिडक्शन अलाउ होता है अंडर सेक्शन 80C के, तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, 78 का आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। 1 लाख रुपए के बाद जो है आपको डिडक्शन मिलने लगता है कौन सेक्शन के अंतर्गत, 80C में 1 लाख तक डिडक्शन मिलता है, उसके बाद जो है ये मैक्सिमम अमाउंट है 1 लाख। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम इलीगल बिजनेस आर, अगर आप इलीगल बिजनेस से प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो ट्रीटेड एज अदर इनकम में जाएगा, या फिर आपका टैक्सेबल होगा, टैक्स फ्री होगा, इग्नोर्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज। तो 79 का आपका ऑप्शन एक, आप लीगल या इलीगल बिजनेस से आपने पैसा अर्न किया लेकिन आपको टैक्स जरूर देना है, इंडिया में रह रहे हैं तो टैक्स आपको जरूर देना है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है जो आपका मेडिकल रिम्बर्समेंट जो है इज एग्जम्प्ट अप टू, कौन एग्जम्प्ट किया गया है, कितने रुपए तक, इफ ट्रीटमेंट इज डन इन प्राइवेट हॉस्पिटल, या आपके सामने एक ऑप्शन दे दिया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर करा रहे हैं तो कितने रुपए तक एग्जम्पशन मिल सकता है आपको, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 80 का
ऑप्शन सी 15,000 रुपये तक आपको छूट मिल सकता है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जो है अपने ट्रीटमेंट को कराते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, इनमें से कौन सा है जो एग्जाम्प्ट है। हमने बहुत बार पढ़ चुका है फॉरेन अलाउंसेस जो होते हैं ये एग्जाम्प्ट होते हैं, इसलिए ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन करा है फ्री फूड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज इज एग्जाम्प्ट अप टू पर मील, अगर वो पर मील कितने रुपए तक खाता है अगर तो उसे एग्जाम्पशन मिल सकता है एम्प्लॉय को। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन का आंसर पता हो। 50 रुपीज़ तक अगर वो खाता है एक थाली का एक टाइम पे तो वो एग्जाम्पशन होगा, उसके बाद उसका टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, इनमें से कौन सा है जो कि सैलरी हेड के अंतर्गत जो है नहीं आता है, टैक्सेबल नहीं होगा, और दूसरे हेड के अंतर्गत टैक्सेबल हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। जो आपका लेक्चर ऑफ कॉलेज फॉर सेटिंग ए क्वेश्चन पेपर, अगर कोई क्वेश्चन पेपर बनाता है तो वो भी सैलरी के अंतर्गत नहीं जाता है। एंड जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं इनका भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है, इनका सैलरी में नहीं जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों एक्सेप्शन है, अगर सैलरी से पूछता है तो ये जरूर क्वेश्चन उठाएगा एक्सेप्शन कि जो सैलरी रिसीव किया जाता है पार्लियामेंट के मेंबर्स के द्वारा वो, और जो क्वेश्चन पेपर सेटिंग करते हैं कॉलेज में उनका जो है ये सैलरी के अंतर्गत नहीं आता है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है in accordance with the previous provisions of section 71 of income tax act 1961 the term salary include, जो सैलरी टर्म है वो इंक्लूड करता है किसको, तो इन सभी को इंक्लूड करता है जो आपका एन्युटी और पेंशन है, ग्रेजुएटी है, या फिर फीस कमीशन परक्यूजिट्स प्रॉफिट्स, ये सारी चीज़ों को जो है इंक्लूड करता है सैलरी। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द एम्प्लॉय रिसीव्ड रिटायरमेंट ग्रेजुएटी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर ही कैन क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट एम्प्लॉय के अंतर्गत ले सकता है, प्रीवियस एम्प्लॉय के अंतर्गत ले सकता है, या फिर आपका जो है बोथ एम्प्लॉयर में, या फिर नॉन फ्रॉम द सिंगल एम्प्लॉयर। तो 85 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वो करंट एम्प्लॉय एंड प्रीवियस एम्प्लॉय दोनों के अंतर्गत उस एग्जाम्पशन को क्लेम कर सकता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है द फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय ए फैमिली मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज, जो आर्मी फोर्सेज में होते हैं आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय इज, अगर वो फैमिली पेंशन मिल रहा है रिसीव करता है फैमिली मेंबर, अगर वो आर्म फोर्सेज में है तो एम्प्लॉयर का जो है जो सैलरी रहेगा वो एग्जाम्पशन रहेगा, या फिर कुछ टाइम तक एग्जाम्पशन रहेगा, एग्जाम्पशन आफ्टर फुलफिलमेंट द कुछ सर्टेन लिमिट्स के बाद जो है उसको टैक्स देना पड़ेगा, या फिर नॉन एग्जाम्पशन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 86 का आपका ऑप्शन बी एग्जाम्पशन आफ्टर फुलफिलिंग ए सर्टेन कंडीशंस के बाद जो है रिटायरमेंट के बाद जो है उसको जो है फिर से भरना पड़ेगा, जो कुछ सर्टेन लिमिट है तब तक उसका एग्जाम्पशन होगा, उसके बाद भरना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एंटरटेनमेंट अलाउंस इज एप्लीकेबल टू, जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेज होता है ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको नहीं मिलता है, ये बस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है क्या, एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कवर कर लेना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है द एंटरटेनमेंट टैक्स अलाउड एट डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ऑफ इनकम टैक्स एंड द लिस्ट ऑफ, तो वो जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है वो डिडक्शन जो 16 है इसके अंतर्गत कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी 88 का डी, वो उसे मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए उसे इन सेक्शंस को पूरा करना होता है। जो एक्चुअल अमाउंट होता है ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव किया गया था वो फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी या फिर 5,000 रुपये, इन तीनों में से जो है जो कम होता है उसी को लिया जाता है एडेड डिडक्शन। तो ये आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करा 89 का इनकम ऑकवर्ड आउटसाइड इंडिया, अगर इनकम को बाहर से कमाया जा रहा है रिसीव्ड किया जा रहा है इंडिया में तो वो टैक्सेबल होगा किन के अंतर्गत। तो 89 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में सारी चीज़ें बनती हैं, या अगर आपने बाहर कमाया पैसा एंड इंडिया में उसे रिसीव कर रहे हैं तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के अंतर्गत उनको टैक्सेबल किया जाता है। अगला क्वेश्चन करा ग्रॉस टोटल इनकम इज अराइव्ड, जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है जब सभी हेड ऑफ इनकम को जोड़कर जो पैसा निकल के आता है उसे ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। तो ये पूछ रहा है आपसे अराइव करता है आफ्टर
आफ्टर 90 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है अराइव होता है एडिंग इनकम अंडर द 5 हेड ऑफ इनकम। सबसे पहले फाइव हेड ऑफ इनकम को आप लेते हैं, फिर आफ्टर अप्लाइंग क्लबिंग, जो आपका क्लबिंग होता है 70-79 के बीच में, प्रोविजंस ऑफ मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करते हैं आप इसके बाद इन लॉसेस को कवर करते हैं आफ्टर डिडक्शन 80C से 80U। इतनी सारी चीज़ों को डिडक्ट करने के बाद पहले आप सभी हेड ऑफ इनकम को जोड़ते हैं, उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम को जो है माइनस करते हैं, फिर उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को एडजस्ट करते हैं, फिर डिडक्शन जो 80C से 80U के बीच में है इनको करने के बाद जो आपका इनकम निकल के आता है वही होता है ग्रॉस टोटल इनकम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था। 91 नंबर का क्वेश्चन जो आपका है ये सवाल टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम आगे कवर करेंगे जब हम आपका पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, तो उस बीच में इन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। बहरहाल इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 91 का वो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है इनकेसमेंट ऑफ अर्नड लीव इज गिवन बाई डॉट ऑफ इनकम टैक्स एंड 1961 में जो इनकेसमेंट जो होता है अर्न किया जाता है ये लीव गिवन होता है कौन से सेक्शन में, तो 92 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 1010 में जो है इसको दिया जाता है, ऑप्शन जो है ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन करा है कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट जो होता है इज गिवन बाय, जो इनकम टैक्स के एक्ट 1961 है उनमें कंपनसेशन रिसीव्ड जो वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है वो दिया जाता है कौन से सेक्शन में, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सेक्शन 1010C में इस सेक्शन को दिया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने 62 से 93 तक लगभग आपके 31 क्वेश्चन कवर कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद भी हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे, 200 क्वेश्चन तक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तो बाय बाय।